हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आनुवंशिकता और विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सारे MCQs, वन वर्ड आंसर एंड जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं, स्किप नहीं करेंगे, तो आपको पर क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में आप बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको MCQs भी दूंगी और क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, और अगर इसका नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम आनुवंशिकता होती क्या है, कहते किसको है आनुवंशिकता। आपने देखा होगा कि अगर पिता लंबा होता है तो उसका बच्चा भी लंबा हो सकता है। मान लीजिए माता की आंखें नीली हैं तो क्या होता है, बच्चे की आंखें भी नीली हो सकती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहते हैं। यानी जब माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप आंखों का रंग, बालों का रंग, कद और रक्त समूह देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये गुण आते कैसे हैं, कैसे ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, यानी ये गुण कैसे आ जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण कैसे आते हैं। तो गुणों को बढ़ाने वाली एक इकाई होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जीन जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं। और डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, गुणसूत्र का, यानी क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। कौन करता है, नाभिक करता है। और मनुष्य में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछता है कि जीन पाए जाते हैं, तो जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि मनुष्य में कुल 23 जोड़े की बात कर रही हूँ मैं, 23 नहीं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मेंडल का प्रयोग। अब मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किया, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। यानी किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। अब इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए केवल मटर के पौधों का ही प्रयोग क्यों किया, वो और भी पौधों का प्रयोग कर सकते थे। तो इसलिए किया क्योंकि ये आसानी से उग जाते हैं और इसमें जो लक्षण होते हैं वो साफ एकदम क्लियर दिखते हैं। और इनकी जो पीढ़ी होती है वो जल्दी जल्दी बदलती है, यानी कम समय में कई बार उगाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं जल्दी पीढ़ी बदलना। तो उन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया। एग्जाम्पल के तौर पर लंबा और बौना, यानी लंबे को कैपिटल टी के द्वारा और बौने को यानी छोटे को स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया। अब मान लीजिए कि दो अलग अलग गुण मिलते हैं तो प्रमुख गुण दिखाई देता है, और जो गुण दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। मान लिया कि टॉल, टॉल मीन्स लंबा, कैपिटल टी, और स्मॉल को स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर। अब जब कैपिटल टी को स्मॉल टी के द्वारा क्रॉस करवाया जाता है तो हम F1 जनरेशन को प्राप्त करते हैं, यानी पहली पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। अब क्या होता है, पहली पीढ़ी में जो बनता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी सभी लंबे पौधे यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, और टी क्या है, रिसेसिव है। एग्जाम पॉइंट क्या है कि डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को यानी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पहली पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी क्या होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। तो स्मॉल टी का गुण क्या होता है, पहली पीढ़ी में छिप जाता है, जो प्रभावी गुण होता है वो हमें दिखता है। तो क्या होता है कि इसमें सभी पौधे जो हमें प्राप्त होंगे पहली पीढ़ी में वो क्या होंगे,
सभी लंबे पौधे होंगे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे पृथक्करण का नियम। अब हम F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस कराएंगे। F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। अब हम इनको क्रॉस करवाएंगे। तो अब जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो हमें तीन जो होते हैं वो कैपिटल में प्राप्त होते हैं और एक जो होता है वो हमें स्मॉल में प्राप्त होता है, यानी 3 प्रभावी लक्षण होते हैं और एक जो होता है एक अप्रभावी गुण होता है। 3 प्रभावी गुण प्राप्त होते हैं और एक अप्रभावी गुण होता है। तो यहाँ पर जो रेशियो बनता है वो 3 और 1 का बनता है। ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेशियो यहाँ पर बनता है वो कितने का बनता है। जब F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो क्या कौन सा रेशियो बनता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि 3:1 यानी 3:1 का अनुपात बनता है। अब लिंग के निर्धारण की बात करेंगे कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, महिला में XX पाया जाता है और पुरुष में XY। जो माँ होती है वो हमेशा X देती है क्योंकि उसमें XX पाया जाता है, और जो पिता होती है उसमें X और Y दोनों पाए जाते हैं। तो अगर बच्चा XX होगा तो वो लड़की होगी, और अगर XY है तो लड़का बनेगा। इसीलिए जो लिंग का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है, पिता के द्वारा है। हमेशा ये प्रश्न MCQ में या 1 वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो लिंग का निर्धारण होता है कौन तय करता है, या लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है। इसके बाद बात करेंगे इवैल्यूएशन की, यानी कि विकास की। समय के साथ साथ जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। यानी समय के साथ साथ जीव अगर अपने आप में धीरे धीरे परिवर्तन कर लेते हैं तो वही जीव इस प्रकृति में जीवित रहते हैं। अदरवाइज जो विकास नहीं कर पाता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, पहले क्या थी, जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, तो जिनकी गर्दन लंबी थी वो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करते गए और उनकी गर्दन लंबी होती गई। लेकिन जिनकी गर्दन लंबी नहीं थी, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वो धीरे धीरे क्या होते गए, समाप्त हो गए। और जैसे जैसे इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया तो क्या हुआ, इनकी गर्दन लंबी होती चली गई। इसी प्रकार मानव का विकास है, और इसका सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उन्होंने कहा योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी जो जीव वातावरण के अनुसार खुद को बदल लेते हैं वही जीव जीवित रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, यानी कि विकास कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जीवाश्म क्या है। पुराने जीवों के जो अवशेष बचते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि जीव पहले कैसे थे, समय के साथ कैसे बदले, इसलिए इसे जीवाश्म को विकास का प्रमाण भी माना जाता है। यानी जो जीवाश्म है वो विकास के क्या है, प्रमाण है। इसके बाद देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। F2 पीढ़ी में कौन सा रेशियो बनता है, तो वो 3:1 का बनता है। और इसके बाद जो जीनोटाइप रेशियो होता है वो 1:2:1 का होता है। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लिंग निर्धारण होता है वो, यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो पिता के द्वारा होता है। इसके बाद इवोल्यूशन, जो विकास होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, एडजस्टमेंट यानी ग्रेजुअल चेंज होता है, धीरे धीरे बदलाव होता है। इसके बाद आता है जीवाश्म, तो जीवाश्म जो है वो क्या है, विकास के प्रमाण है। तो यहाँ से ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए या MCQs प्रैक्टिस चाहिए तो मेरे कमेंट में जरूर आप लिखिएगा, उसमें लिखिएगा कि न्यूमेरिकल वीडियो प्लीज। तो आज यहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है। लगभग सारे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, MCQs करवाऊंगी मैं। तो मेरी वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।